क्या होगा जब दो भाई अपने पिता का बदला लेने निकलेंगे। ये दोनों कोई आम इंसान नहीं है, एक डिटेक्टिव है तो दूसरा नेवी सील। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द रिकिंग क्रू के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक मार्केट का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वॉल्टर। वॉल्टर को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो कुछ लोगों से अपना पीछा छुड़ा करके भाग रहा है, मगर ये लोग इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। कुछ देर के बाद वो अपने कपड़े भी बदलता है और चला आता है सड़क पे, मगर यहाँ आते ही ये गाड़ी उसे कुचल करके निकल जाती है। कुछ समय के बाद हम उसके बड़े बेटे को देखते हैं जिसका नाम है जेम्स। जेम्स एक नेवी सील हुआ करता था, पर अब वो लोगों को ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के बाद वो जैसे ही बाहर आता है, एक सिपाही आकर के उसे बताता है कि उसके पिता की मौत हो गई। जेम्स सीधा पहुंचता है मुर्दा घर और अपने पिता को देखने के बाद कुछ देर के लिए वो भावुक होता है, मगर फिर अपने आप को संभाल लेता है। जिस चीज को देखने के बाद हम इस बात को समझ पाते हैं कि उसके ताल्लुकात अपने पिता के साथ कभी भी अच्छे नहीं थे। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी को ये बात बताता है जिसका नाम है लीला। इनके 2 बच्चे भी हैं, मगर अपनी पत्नी को बहुत ही अजीब तरीके से इस बात को बताता है। वो अपने पिता को डैड भी नहीं कहता, उसके नाम से बुलाता है। कहता है कि फाइनली वॉल्टर मारा गया और उसने खुद ही अपने साथ कुछ ऐसा किया होगा। हर तरफ उसने अपने दुश्मन फैला करके रखे थे। इस बात को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि वॉल्टर भी एक एजेंट था। जेम्स कहता है कि जल्दी ही मैं फ्यूनरल रखना चाहता हूँ। तब लीला कहती है कि तुम्हें अपने भाई को बुलाना चाहिए। इस बात को सुनते ही जेम्स कहता है कि उसे आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा वॉल्टर से। वॉल्टर के मरने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हमारे सामने ओक्लाहोमा का दृश्य आता है। यहाँ पर हम जॉनी को देखते हैं। जैसे ही जॉनी घर पे आता है, वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना उसे छोड़ करके जा रही है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती और कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम इस चीज को भी भूल गए थे और ऐसी हजार चीजें और हैं जिनसे मैं परेशान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। तब अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए जॉनी उसकी भाषा बोलने की कोशिश करता है। वो मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं नहीं मानने वाली और अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाती है यहाँ से। जॉनी आकर के सो जाता है अपने घर पे, मगर आधी रात में उसे कॉल आता है लीला का। लीला बताती है कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है और जल्दी हम यहाँ पर फ्यूनरल रखने वाले हैं हवाई में। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ। इन बातों को सुनने के बाद जॉनी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता अभी भी जिंदा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सालों पहले मर गए होंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है और मैं नहीं आने वाला। अब ये फोन पर बातें कर ही रहा होता है, तभी 2 लोग उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और उसके गले पे तलवार रख देते हैं। फिर बताते हैं कि वो याकुजा गैंग से हैं। वो जॉनी को कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा था, हमें वो पार्सल चाहिए। जॉनी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अभी अभी पता लगा है कि उसकी मौत हुई है। देखते ही देखते यहाँ पर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सारे लोग मारना चाहते हैं जॉनी को, मगर जॉनी कोई अनाड़ी नहीं है। वो पेशे से एक डिटेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे लोगों को वो पहले भी निपटा चुका है। वो एक एक करके इन सब का भी काम तमाम कर देता है। अगले दिन हमारे सामने हवाई का दृश्य आता है जहाँ पर वॉल्टर का फ्यूनरल हो रहा है। तभी जॉनी भी आ जाता है। जॉनी को देखने के बाद जेम्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर एक लड़की है जिसका नाम है नानी। नानी इनकी कजन है और जॉनी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। सब इन्हें शांत करवाते हैं और ये लोग आने लगते हैं घर पे। घर में अंदर आने से पहले जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तब हमें पता लगता है कि इन दोनों के पिता एक है, मगर इन दोनों की माँ अलग अलग थी। और इसी बात का गुस्सा है कहीं ना कहीं जेम्स को, क्योंकि उसकी माँ को छोड़ करके जॉनी की माँ से शादी कर ली उसके पिता ने। पर जॉनी ज्यादा अकेला रहा है, क्योंकि एक वक्त के बाद उसकी माँ की भी मौत हो गई और वॉल्टर ने कभी किसी की परवाह नहीं की। जब अंदर आने के बाद ये लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी जॉनी सबको बताता है कि मुझे लगता है कि वॉल्टर का मर्डर हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। मगर जेम्स इस बात को नहीं मानता। तब जॉनी कहता है कि मेरे घर पे कुछ गुंडे आए थे और वो मुझसे एक पार्सल मांग रहे थे जो उनके मुताबिक वॉल्टर ने मुझे भेजा था। तो इसका मतलब यह है कि उन्हीं लोगों ने मारा है हमारे पिता को। इन बातों को सुनने के बाद जेम्स जॉनी को लेकर के आता है बाहर और कहता है कि वहाँ पर मेरे बच्चे भी थे। मेरे बच्चों के सामने तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते और तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा वॉल्टर की मौत से? तुम्हें तो सदियों बीत चुकी थी उनसे बात किए हुए। जॉनी कहता है कि अगर तुम्हें पता नहीं करना तो मत करो, मगर मैं इस सच्चाई का पता लगा करके रहूंगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकलता है और चला आता है एक बार में। यहाँ जब वो शराब पी रहा होता है, तभी उसे बारटेंडर एक शॉट ऑफर करती है। वो उसे पी लेता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक आदमी आया है जिसका नाम है के। वो हवाईयन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, मगर उनका समुदाय ही अलग है। यहाँ आते ही वो देखता है जॉनी की तरफ और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिनों का वक्त है। इसी बीच जॉनी को एहसास होता है कि ये लोग उसे उठा करके कहीं दूर लाए हैं। के उसके गले पे एक निशान बनाता है और कहता है कि 8वें दिन तुम मुझे यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स को, जो जाता है यहाँ के पुलिस चीफ के पास। जॉनी की बातें सुनने के बाद उसके दिमाग में भी ये बात आ गई है। वो पुलिस चीफ से जाकर के कहता है कि मुझे अपने पिता की पूरी फाइल देखनी है। मुझे नहीं लगता कि वो एक्सीडेंट था, किसी ने जानबूझ के उन्हें मारा है। पुलिस चीफ कार्ल कहता है कि हम लोग पहले इस चीज के बारे में देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उनकी हत्या हुई है, पर फिर भी मुझे कुछ भी पता लगता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। दूसरी तरफ जॉनी आता है वॉल्टर के घर पे और हर जगह की तलाशी लेने लगता है। उसे एक बंदूक मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी देखता है कि एक लड़का इधर ही आ रहा
है। वो छुप जाता है कमरे में जा करके। इस लड़के का नाम है पीका। पीका जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है, जॉनी जाता है उसे पकड़ने के लिए, तब पीका भागना शुरू कर देता है। बहुत देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का ऐसे ही खेल चलता रहता है, मगर एक वक्त के बाद अब जॉनी ने पीका को पकड़ लिया है। वो उसका नाक तोड़ देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो। पीका कहता है कि अच्छा तो तुम वोल्टर के बेटे हो। मैं वोल्टर के लिए छोटे मोटे काम किया करता था। उसकी मौत से मुझे भी बहुत दुख है, मगर उसने पूरे शहर को दुश्मन बना करके रखा था। तो मैं तुम्हें एक शख्स का नाम नहीं दे सकता कि आखिर वोल्टर को किसने मारा होगा। जॉनी अब पूरे घर में घूम रहा है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक सर्फिंग बोट पे। वो जैसे ही उसे छूता है, अंदर से एक नक्शा गिरता है नीचे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स को, जो उस जगह पे आया है जहाँ पे वोल्टर को मारा गया था। बगल में ही एक रेस्टोरेंट है। वो उसके अंदर जाता है और कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेजेस देखनी है। वो लोग मना कर देते हैं, तब वो उन्हें पैसे ऑफर करता है। वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए। जेम्स कहता है कि ये पैसे तुम लोगों के इलाज के लिए है, क्योंकि मैं तुम लोगों की बहुत ही बुरी हालत करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो अभी भी नक्शे को निहार रहा है। तभी जेम्स अंदर घुस जाता है और ये दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग बंदूकें नीचे करते हैं और जेम्स पेन ड्राइव देता है जॉनी को। वीडियो प्ले करने के बाद इन्हें पता लगता है कि इनके पिता को सच में मारा गया है और जिस वैन से उसे कुचला गया उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। यानी अब इन्हें पूरे शहर में ब्लू रंग के वैन को ढूंढना है। पर ये लोग गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही मेन रोड पे आते हैं, एक दूसरी गाड़ी आकर के ठोक देती है और अंदर से गुंडे निकल करके अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं इनके ऊपर। ये दोनों भी अंदर से गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये उतनी आसानी से गोली नहीं चला पा रहे हैं। तब इन चीजों को देखने के बाद जॉनी गाड़ी से बाहर कूद जाता है और एक एक करके मारने लगता है सबको। दूसरी तरफ जेम्स भी गाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है। तब जॉनी उसे कहता है कि वो नीचे उतरे। जैसे ही जेम्स नीचे उतरता है, जॉनी उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। इस चीज को देखने के बाद अब जेम्स गुस्से में है और कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी को ब्लास्ट क्यों किया। जॉनी कहता है कि सिर्फ यही एक रास्ता था। वो तुरंत पुलिस वालों को बुलाता है यहाँ पे, मगर अब पुलिस चीफ इन दोनों की क्लास लगा रहा है। वो जॉनी को कहता है कि तुम इस बात को भूल गए हो कि तुम पुलिस डिटेक्टिव नहीं हो, यहाँ पे तुम कहीं और के पुलिस डिटेक्टिव हो। और वो जेम्स को कहता है कि तुम तो कहीं के भी पुलिस नहीं हो, तो तुम दोनों को अपने घर में रहना चाहिए। पुलिस का काम पुलिस पे छोड़ दो। पर ये शांत नहीं बैठने वाले। घर आने के बाद वो लोग दोबारा नक्शे को खोलते हैं और नानी को बुलाते हैं यहाँ पे। नानी एक वकील है। वो इस चीज को देखने के बाद समझ जाती है और कहती है कि ये एक कसिनो का नक्शा है जो हवाई में ही बनने वाला है और इसे बनाने वाला है मार्कस रॉबिशॉ नाम का आदमी, जो यहाँ के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ये बात किसी को पता नहीं कि वह कसिनो बना रहा था। यानी वोल्टर को यह बात पता लग गई और यहीं से सारे मुसीबत की शुरुआत हुई है। यानी कि तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्कस ही है। अब अगली सुबह ये लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे कसिनो बनने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, मगर ये जमीन किसी की भी नहीं है। ये लोग ऐसे ही यहाँ पर रहते हैं और इन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि जल्दी इन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा ताकि यहाँ पे कसिनो बन सके। तभी इन्हें काल बुलाता है और कहता है कि मुझे वो ब्लू रंग की वैन मिल चुकी है। ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो वो दिखाता है कि वैन पानी के अंदर गिरी हुई थी और ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है और किसी को पता नहीं कि ये वैन किसकी है। हम बाकी चीजों के बारे में पता कर रहे हैं। तभी पीका इन्हें बताता है कि आज रात में एक पार्टी है और कैटरिंग का काम मिला है पीका को, और वो पार्टी किसी और के घर पे नहीं बल्कि मार्कस रॉबिशॉ के घर के अंदर है। मार्कस का नाम सुनने के बाद ये दोनों कहते हैं कि हमें भी चलना है। पीका मना करता है, मगर ये लोग कैटरिंग वाले बंद करके वहाँ पहुंच जाते हैं। अब इन्हें कैसे भी जानकारियां निकलवानी है। तभी जॉनी की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है मोनिका। कुछ देर बात करने के बाद मोनिका बताती है कि वो मार्कस की वाइफ है और जॉनी कहता है कि वो अपने पिता के कातिलों को ढूंढने आया है। तब मोनिका कहती है कि क्या तुम वोल्टर के बेटे हो? मैंने वोल्टर को हायर किया था अपने पति पर नजर रखने के लिए। मैं उसे तलाक दे रही हूँ, मगर एक वक्त के बाद वोल्टर की मौत हो गई। उसे क्या पता लगा मुझे भी नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि कल आकर के तुम मुझसे मिलो, मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स को, जिसके पास मार्कस के लोग आ गए हैं और वो उसे पकड़ करके लाते हैं नीचे। जॉनी भी यहीं पर है। मार्कस कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे पिता को मैंने मारा है तो तुम लोग गधे हो। मैंने तुम्हारे पिता को काम पे रखा था ताकि वो मेरी पत्नी पर नजर रखे। मुझे लग रहा था कि उसका चक्कर चल रहा है कहीं, मगर इसी बीच वोल्टर की मौत हो गई। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों जाने लगते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि पति और पत्नी दोनों ने एक ही इंसान को हायर किया था एक दूसरे पर नजर रखने के लिए, जो कि बहुत ही अजीब है। अगले दिन जैसे ही जॉनी बाहर आता है, उसे पता लगता है कि जहाँ पर वो मोनिका से मिलने वाला था वहीं पर मोनिका को मार दिया गया है। तब उसे पहली बार शक होता है मार्कस पे कि मार्कस बहुत ही घिनौना इंसान है। उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। वो चला आता है मार्कस के घर पे और सारे गार्ड्स को पीट रहा है ताकि वो मार्कस तक पहुंच सके, मगर एक वक्त के बाद टेजर से वो लोग उसे बेहोश करके नीचे गिरा देते हैं। तब मार्कस आता है सामने जॉनी के। जॉनी कहता है कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? मगर मार्कस इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और पुलिस के हवाले कर देता है जॉनी को। तब उसे छुड़ाने के लिए यहाँ पर गवर्नर आता है। जॉनी अब छूट चुका है और जैसे ही बाहर आता है उसकी नजर पड़ती है जेम्स पे, मगर वो उससे बात नहीं करता, उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तब जेम्स उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है। कुछ वक्त तक जेम्स हमला नहीं करता, मगर एक वक्त के बाद वो भी बड़ी बेरहमी से मारता है जॉनी को। तब जॉनी
बताता है कि वो बहुत ही छोटा था जब उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया गया। उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की। जॉनी को लगता था कि जेम्स उसकी मदद के लिए आएगा क्योंकि जेम्स के अलावा उसके पास कोई नहीं था, मगर जेम्स ने भी उससे मुंह मोड़ लिया और ये बात उसे अंदर से खाती है। वो हमेशा अपने भाई का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसकी मदद के लिए आए। जेम्स कहता है कि उसे अफसोस है कि वो अपने भाई के लिए क्यों खड़ा नहीं हो सका, मगर अब वो उसके साथ लड़ना नहीं चाहता। ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। जॉनी कहता है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ को मार दिया गया। मैं अपने माँ के कातिलों से बदला नहीं ले पाया, मगर मुझे अब अपने पिता के कातिलों को मारना है। इन बातों को सुनने के बाद जेम्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ये दोनों घर आते हैं, इन्हें लैला से झूठ बोलना पड़ता है कि ये बाहर के गुंडों से लड़ रहे थे। ये लैला को नहीं बताना चाहते कि इन लोगों ने आपस में लड़ाई की है, मगर लैला बहुत समझदार है। वो समझ जाती है कि आपस में ही लड़ रहे थे। तभी वैलेंटीना कॉल करती है जॉनी को और बताती है कि तुम यहाँ से घर छोड़ करके चले गए और मुझे बताया भी नहीं। मैं यहाँ पर आई तो तुम्हारा पूरा का पूरा घर पार्सल से भरा पड़ा है। यहीं पर एक पार्सल है जिसके अंदर एक ड्राइव है। इस बात को सुनने के बाद जॉनी कहता है कि अभी के अभी इस ड्राइव को लेकर के तुम हवाई आओ। वैलेंटीना कहती है कि मैं कहीं नहीं आने वाली, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं तुम्हें कुरियर से इस ड्राइव को भेज देती हूँ और तुम हवाई मेरे साथ जाने वाले थे, अकेले क्यों गए? इन बातों को सुनने के बाद जॉनी कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा सकता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुद ड्राइव को लेकर के हवाई आओ। और वैलेंटीना आ भी जाती है, मगर यहाँ आने के बाद वो फिर से इस बात की पुष्टि करती है कि अब वो साथ नहीं है जॉनी के। जैसे ही जॉनी को ड्राइव मिलती है, वो ड्राइव पीका को दे देता है। ये गाड़ी में बैठ करके अभी चारों लोग घर आ रहे हैं। पीका कहता है कि ये ड्राइव इनक्रिप्टेड है, इसके लिए 12 डिजिट का हमें कोड चाहिए। जेम्स उसे कोड देता है और कहता है कि मुझे वॉल्टर के सेफ से ये मिला था। पीका ड्राइव को अनलॉक कर रहा है। तभी ये लोग देखते हैं कि गुंडे फिर से इनके पीछे आ गए और अंधाधुन वो लोग गोलियां चला रहे हैं। ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी है। इस चीज को देखने के बाद अब यहाँ पे वैलेंटीना कहती है कि मैं गाड़ी चलाती हूँ। वो गाड़ी चलाती है और ये लोग एक एक करके मारने लगते हैं सबको। तभी 2 बाइक सवार घुस जाते हैं गाड़ी के अंदर। एक से जॉनी लड़ रहा है तो दूसरे से जेम्स। सबसे पहले जॉनी मार देता है एक बाइक सवार को, दूसरी तरफ जेम्स दूसरे को भी निपटा देता है, मगर अभी भी हेलीकॉप्टर इनके सर के ऊपर है। जेम्स निशाना लगाता है और एक ही गोली में खेल खत्म कर देता है जो इन पर गोलियां चला रहा था, मगर अभी भी ये लोग सुरक्षित नहीं है। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर आने लगता है इनकी गाड़ी की तरफ, मगर इनकी किस्मत अच्छी है, इन वक्त पे ये लोग टनल के अंदर आ जाते हैं और टनल के बाहर एक ब्लास्ट होता है। सारे लोग जब वहाँ से दूर आते हैं तब पीका बताता है कि उसने पेन ड्राइव को अनलॉक कर दिया है। जैसे ही सारे डिटेल्स को वैलेंटीना देखती है, वो कहती है कि $12 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये सारा का सारा पैसा एक ही आदमी के अकाउंट में गया है। जैसे ही वो नाम बताती है, नाम सुनने के बाद ये दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये सारा पैसा गवर्नर के पास गया है, यानी गवर्नर भी मिला हुआ है मार्कस के साथ। दूसरी तरफ नानी जाती है गवर्नर के पास उस नक्शे को लेकर के और कहती है कि यहाँ पर एक इलीगल कसिनो बनने वाला है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, मगर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसे गवर्नमेंट ने कैसे अप्रूव किया है। अभी भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, यानी उन सबको हटा दिया जाएगा। नक्शे को लेने के बाद गवर्नर कहता है कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जेम्स और जॉनी वैलेंटीना को लेकर के आते हैं घर पे। यहाँ आने के बाद जेम्स को कुछ गड़बड़ लगती है। वो हर तरफ लैला को ढूंढता है, मगर लैला कहीं नहीं मिलती। जैसे ही वो बाथरूम में जाता है, देखता है कि उसके बच्चे छुपे हुए हैं और रो रहे हैं। वो बताते हैं कि कुछ लोग आए थे जो उसकी माँ को उठा के ले गए। तभी मार्कस कॉल करता है जेम्स के फोन पे। उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए। अगर तुम 1 घंटे में यहाँ पर नहीं आए तो मैं लैला और नानी दोनों को मार दूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों आग बबूला होने लगते हैं। जेम्स अपना खुफिया कमरा खोलता है जिसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार पड़े हुए हैं। एक बैग के अंदर ये लोग सारे हथियारों को डालते हैं और जाने लगते हैं मार्कस के घर की तरफ। जितने भी बाहर मार्कस के लोग हैं वो एक एक करके सबको मार देते हैं, मगर इनकी बंदूकों में साइलेंसर लगा है, किसी को कानो कान भनक नहीं लगती इस चीज के बारे में। हर तरफ लाशें बिछ चुकी हैं। कुछ देर के बाद मार्कस देखता है कि यहाँ की बिजली चली गई। तब उसे एहसास होता है कि वो दोनों यानी आ चुके हैं। वो अपने एक आदमी को भेजता है बाहर। बाहर आते ही वो आदमी देखता है कि हर तरफ लाशें बिछी हुई है। तभी जॉनी उसे भी मार देता है। मार्कस को अब खतरे का अंदाजा है। वो तुरंत इत्तला करता है याकुजा गैंग को, कहता है कि वो दोनों किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं बचने चाहिए। अब ये सारे के सारे याकुजा वाले पहुंचते हैं जेम्स के पास और कत्लेआम की शुरुआत हो जाती है। जेम्स अकेला इन सब से लड़ रहा है। वो एक एक करके आते जाते हैं और वो सबको मारते जाता है। एक वक्त के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खून और लाशें होती हैं। तभी जॉनी भी आता है और ये लोग नीचे जाकर के देखते हैं तो यहीं पर लैला और नानी है। वो उन्हें आजाद कर देते हैं, मगर मार्कस अब यहाँ से भाग चुका है। तब जॉनी जाता है मार्कस के पीछे। जेम्स दोनों औरतों को लेकर के आने लगता है बाहर। तब लैला कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने भाई को दोबारा मत छोड़ो, उसके पीछे जाओ। तब जेम्स आने लगता है, मगर अब उसका मुकाबला होता है याकुजा गैंग के एक मेंबर से जिसका नाम है नाकामुरा। उसके पास एक खतरनाक तलवार भी है। बहुत देर तक इनके बीच घमासान लड़ाई चलती रहती है। बार बार वो आदमी घायल करने की कोशिश करता है जेम्स को, मगर जेम्स को यह नाड़ी नहीं है। जब वो मारना शुरू करता है तो बड़ी बेरहमी से मार डालता है नाकामुरा को। दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो अपने बोट तक पहुंच चुका है ताकि यहाँ से भाग सके, मगर उससे पहले जॉनी आ जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। बहुत देर तक ये लोग लड़ते रहते हैं, मगर एक वक्त के बाद मार्कस एक हुक
फंसा देता है जॉनी के कंधे में। अब जॉनी घायल होकर के नीचे गिरा है। मार्कस कहता है कि मैंने पहले तुम्हारे पिता को मारा, वो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा था, और अब तुम दोनों भाइयों की बारी है। जब तक तुम दोनों नहीं मरोगे तब तक मेरा रास्ता साफ नहीं होने वाला, मुझे शांति चाहिए। इतना कहने के बाद वो बंदूक निकालता है। तब जॉनी हंसने लगता है। मार्कस कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तभी वो ग्रेनेड का पिन दिखाता है, यानी अब यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। इस चीज को देखने के बाद अब मार्कस गोली चलाता है, मगर गोली आकर के लगती है तेल के डिब्बे पे और ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। ब्लास्ट का झटका इतना तेज है कि जॉनी गिर जाता है पानी में। दूर से जेम्स देखता है तो उसे लगता है कि शायद जॉनी की मौत हो गई। वो तुरंत पानी में कूद जाता है और खींच करके लाता है बाहर लाने के बाद वो देखता है कि जॉनी अभी भी जिंदा है। अगले दिन पुलिस वाले पहुंच जाते हैं गवर्नर के पास उसे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि वो भी मार्कस के साथ मिलकर के काम कर रहा था। अब ये सारे लोग आकर के बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, मगर जॉनी अकेला खड़ा है कुछ दूरी पे। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखता है और कुछ शब्द बोलता है अपनी माँ के लिए। तभी यहाँ पर मिस्टर के आता है और जॉनी को देखने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त दिया था, लेकिन अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम भी हमारे समुदाय के मेंबर हो। तब जॉनी को पूरी बात समझ में आती है कि के क्या चाहता था। के को पता था कि कसिनो बनने वाला है, तब ये सारे लोग बेघर हो जाएंगे और वो कभी भी मार्कस को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन उसे पूरा भरोसा था जॉनी और जेम्स पे कि ये दोनों भाई उसे खत्म कर देंगे। इसीलिए के कहता है कि अब से तुम यहाँ के मेंबर हो। इतना कहने के बाद वो एक पर्ची देता है जॉनी के हाथ में, कहता है कि मेरी तरफ से ये तोहफा है, इसमें उस शख्स का नाम है जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। इतना कहने के बाद वो चला जाता है और जॉनी सीधा आता है जेम्स के पास। वो खुद नाम को नहीं पढ़ता और पर्ची दे देता है जेम्स को। जेम्स नाम पढ़ता है और पर्ची को जला देता है। फिर अपने छोटे भाई को लेकर के जाता है परिवार के पास। ये सब लोग एक साथ बहुत खुश हैं और कहीं एक साथ ही रहने वाले हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।